हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का जो हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था दो पार्ट में, उसके जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम आज करेंगे, ताकि जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पहले चैप्टर के प्रति वो और ज़्यादा बढ़े और हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जो हैंड रिटन टेक्स्ट है, ठीक है, पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। हैंड रिटन टेक्स्ट जो पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था उस समय, पुराने समय में, उसको हम क्या कहते थे? ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहते थे, मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे, डेसिफरमेंट कहते थे या बुक्स कहते थे। ठीक है, जिसके ऊपर जो मतलब कि लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन था, वो मैन्युस्क्रिप्ट था, डेसिफरमेंट था, या फिर उसको बुक्स कहते थे। बुक्स तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि बुक्स तो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं उनको बुक्स कहते हैं। ठीक है, डेसिफरमेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण। जैसे कोई लिपि है आपकी, अगर आप किसी लिपि को पढ़ रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण करना है आपने, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? डेसिफरमेंट। और तीसरा है ये अपना इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो कि पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है। जैसे जो हमारा राजा जो अशोक थे, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हुए थे। गांधार का जो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने जब हिस्ट्री का लेक्चर मैंने आपसे आपको समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना जो बौद्ध धर्म था उसको फैलाने के लिए उन्होंने काफ़ी जगह पर अपने इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे और महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा था और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था। तो उन्होंने, और उसमें से एक इंस्क्रिप्शन जो था हमें वो अपना कांधार में मिला था। ठीक है, जो कि आज की अफगानिस्तान में है। तो जो पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, पाम लीव्स के ऊपर जो लिखा जाता था उस समय, पुराने समय में, एनिसेंट टाइम में, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, मेन्यू जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ कुछ भी, अगर वो राजा की विक्ट्री है या फिर किसी और काम के बारे में लिखा हुआ है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच रिवर्स बैंक डिड द पीपल लीव अलोंग इन द एंसेंट टाइम? एंसेंट टाइम में किस नदी के किनारे पर लोग रहते थे? ठीक है, ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, सतलुज, चिनाब। ठीक है, तो एनिसेंट टाइम में कहा गया है, पुराने समय में। तो यहाँ पे कोई हमें ईयर वगैरह नहीं बताया है कि कहाँ पे रहते थे। तो वैसे तो लोग अगर हम 25 ईयर्स पहले की बात करें, 2500 ईयर्स पहले की बात करें, तो गंगा नदी के किनारे आकर लोग बसने लग पड़े थे। और उससे पहले लगभग 4700 ईयर्स पहले इंडस नदी के किनारे रहते थे। और बिटवीन जो था वो हमारा नर्मदा नदी के पास भी लोग बसने लगे थे। और यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि एनिसेंट टाइम में कहाँ पे लोग सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नर्मदा है, गंगा है, सतलज है, चिनाब है। तो सतलज और चिनाब तो नहीं है। ठीक है, जो नर्मदा है हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले लोग जो थे वो नर्मदा नदी के पास आकर रहना स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से उन्होंने फिर अपनी जो उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पर पलायन किया उन्होंने। ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ जो मैंने इंस्क्रिप्शन आपको बताया था, ये पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है, ये है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये रही हमारी मैन्युस्क्रिप्ट। और ये सॉरी, इंस्क्रिप्शन नहीं होगा ये एक लिपि है। ठीक है, ये एक लिपि है जो कि हमें मिस्र से अपना इजिप्ट से मिली थी। और इसके ऊपर ये इस तरह के चित्र बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं, और ये डिनोट करते हैं इस तरह के शब्दों को। तो इसको कहते हैं, अगर इस तरह की लिपि है कोई, अगर हमें इसको पढ़ना है, इसका स्पष्टीकरण करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? डेसिफरमेट। इसको हम डेसिफरमेट कहेंगे। ठीक है, इस लिपि के बारे में हमें समझना है, इसको पढ़ना है, जानना है, तो इसको हम डेसिफरमेट कहेंगे।
ठीक है। और नर्मदा रिवर के बारे में हमने पढ़ा, तो नर्मदा रिवर कहाँ पे है, ये रही नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा सरदार सरोवर जो है वो डैम भी बना हुआ है। अभी आपको पता होगा, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ये शायद बना था, लास्ट ईयर तो सरदार सरोवर डैम भी बना है नर्मदा नदी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड भी, नर्मदा नदी के ऊपर कि कौन सा डैम बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम किस नाम से बना है, सरदार जो हमारे लौह पुरुष जिन्हें हम कहा जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनके नाम से ये जो डैम है वो बना है, ठीक है। उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज, उस समय पुराने समय में साउथ ऑफ गंगा जो था उसको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। उज्जैन, कलिंग, अवंती, मगध। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो साउथ ऑफ गंगा का जो एरिया था उसको मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का बिहार है, ठीक है। तो मगध इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड उज्जैन, कलिंग, अवंती ये भी पुराने नाम हैं हमारे ही इंडिया में, हमारे भारत में। ये जो पहले कुछ एरियाज थे उनके नाम इस तरह के थे। और अभी जैसे कलिंगा अगर हम देखें तो कलिंगा आज के उड़ीसा में है, ठीक है। अवंती आ गया हमारा, अवंती, कोसला, ये सारे हमारे यूपी बिहार के अराउंड पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर्स बैंक वर द सिटीज डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो नगर थे हमारे वो लगभग 2500 साल पहले कहाँ पे सबसे पहले डेवलप्ड हुए थे, किस नदी के किनारे पर। तो ये हमने पढ़ा था कि गंगा नदी के किनारे सबसे पहले जो थे 2500 साल पहले हमारे जो सिटीज थी, हमारी जो नगर थे वो डेवलप्ड हुए थे वहाँ पे। रावी, सतलुज, ब्यास ये नहीं है, ये इंडस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पे ये देखो कुछ पुराने नाम, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो मगध है वो कहाँ पे है आज के, ठीक है। तो आज के बिहार में है मगध, ये रहा। और अपना कलिंग, कलिंग कहाँ पे है, कलिंग रहा हमारा, ये रहा कलिंग, ठीक है। ये कलिंग, ये कलिंग है, मतलब ये आज के यहाँ पे है उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा। फिर अपना कोसला, ये देखो कोसला आ गया। फिर मथुरा, इंद्रप्रस्थ, अरावली, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो पुराने नाम हैं और ये नया भारत है हमारा। जैसे इसके नए नाम जो चूज़ किए गए हैं, 2 मैप मैंने यहाँ पे इसीलिए रखे हैं कि जो हमारा पुराना भारत थे, उस पुराना भारत था उसमें जो हमारी कुछ एरियाज थे उनके क्या नाम थे, और नए भारत के मैप में जो हैं वो उनके नाम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम। इंडिया वर्ड्स कहाँ से आया, ईरान से, ग्रीक से, इंडस से और भारत से। ईरान और ग्रीक के जो लोग थे वो जो हमारी जो नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी जिसको संस्कृत में कहा गया है, ऋग्वेद में जिसका जिक्र किया गया है, उसको वो इंडस रिवर कहा करते थे, ठीक है। इंडस, हिंदोस, और उसको वो हिंदोस और इंडोस और हिंदोस कहा करते थे। और जो इंडिया है वो इंडस रिवर से ही ओरिजिनेट हुआ है, हमारे इंडिया का नाम, ठीक है, इंडस रिवर से इंडिया। और जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे उनको भारत कहा जाता था। तो फिर बाद में ये पूरे देश के लिए इसका जो नाम है वो यूज होने लगा भारत का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो इंडस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द इरानियंस एंड ग्रीक्स केम। ईरानियन और जो ग्रीक थे वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ ईस्ट से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे, साउथ वेस्ट से आए थे या नॉर्थ वेस्ट से आए थे, ठीक है। तो ईरान की अगर हम बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ये मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट में है मतलब कि क्या है ये अपना, अगर हम साउथ नॉर्थ की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट में है,
ठीक है, ईरान। और ग्रीक की बात करें तो ग्रीक हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। बाकी जो 3 है ये गलत है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, मिडिल ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको मैप के थ्रू हम समझते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा ईरान। ठीक है, नॉर्थ ये पार्ट है हमारा, नॉर्थ है, और ये वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और यहाँ से हम ईरान को जाते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है, और ग्रीस जो है वो भी नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये दोनों जो देश हैं वो नॉर्थ वेस्ट में हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो एरिया है कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन? मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो कहाँ पे लिखी जाती थी? पहला क्वेश्चन भी मैंने इसकी के रिगार्डिंग पूछा था कि पाम लीफ जो थी वो, उसको क्या कहते हैं? उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन से ही आपको अंदाजा लग गया होगा। ऑन स्टोन तो नहीं है, ठीक है। पाम लीफ, लीफ, पीपल नहीं होगा ये गलत है। ठीक है, पीपल नहीं होगा, ये होगा तुलसी लीफ। ठीक है, तो ये अपना पाम लीफ इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाम लीफ, बनाना लीफ भी नहीं है, पाम लीफ इज द करेक्ट आंसर। मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती है? पाम लीफ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द इंस्क्रिप्शन रिटन? अब इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखी जाती है? स्टोन के ऊपर, ये मेटल के ऊपर, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये स्टोन मेटल के ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑन स्टोन एंड मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस कौन है? इतिहासकार किसे कहा जाता है? इतिहासकार जो स्टडी करते हैं फ्यूचर की, भविष्य की जो स्टडी करता है उसको हिस्टोरियन कहा जाता है। जो अपने इतिहास की स्टडी करता है उसको हिस्टोरियन कहा जाता है, या फिर जो अपना वर्तमान जो चल रहा है उसको, उसकी स्टडी करता है उसको हिस्टोरियन कहा जाता है, या फिर ये सारे सही है? तो हिस्टोरियन से ही आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि ये इसको, हिस्टोरियंस को इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहास कहाँ, कब का मानते हैं हम इतिहास? जब जो चीज़ पीछे हो गई है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो राजा महाराजा थे हमारे, महात्मा गांधी, वो इतिहास है हमारा। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक इतिहास है। ठीक है, तो ये हमारा कब किसको कहेंगे हम हिस्टोरियन? हु स्टडी पास्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु स्टडी पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री, हु स्टडी मॉन्यूमेंट हिस्ट्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। किसके ज़रिए? डिग आउट करके, किसी भी जगह को डिग आउट करके, मॉन्यूमेंट की, कोई पुरानी मॉन्यूमेंट है उसकी जो ईंटें हैं, ब्रिक्स वगैरह हैं, उनको स्टडी करके वो उस जगह के बारे में पता करते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना, बोथ ए एंड बी, जो कि स्टडी करता है ह्यूमन की हिस्ट्री को और मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री को। ठीक है, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और वो स्टडी कैसे करते हैं? कोई उनको सोर्सेज, किसी सोर्सेज के थ्रू, जैसे मॉन्यूमेंट है कोई पुराना एंशिएंट टाइम का और वहाँ की ईंटें वगैरह हैं, तो वो उन ईंटों की स्टडी करेंगे, वो पता करेंगे कि ये ईंटें किस समय की हैं, कब इनको बनाया गया था। तो और वहाँ से उनको आइडिया लगता है ये मॉन्यूमेंट कब रेडी हुआ है। ठीक है, और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता करते हैं? जैसे कोई हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं, कब्रें मिलती हैं, वहाँ से हमें ह्यूमन बोन्स मिलती हैं, तो वहाँ से उनको सर्च करके वो पता करते हैं कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे। ठीक है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ? ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था लेसन में कि ये लगभग 8000 साल पहले जो था वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि वीट और बार्ले उगाना सबसे पहले स्टार्ट किया था सुलेमान और किर्तिहार की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये इसके जो है वो आइडिया लगता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वर द मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन? किस लैंग्वेज में जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उस समय? तो वो
उर्दू, संस्कृत, हिंदी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन संस्कृत है तो हम संस्कृत के ऊपर टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन पाली और प्राकृतिक भी आता है ऑप्शन में तो आप उसके ऊपर भी टिक कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसको भी आप करेक्ट आंसर मान सकते हो। जो अपना पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज का भी अगर यहाँ पे जिक्र होता है ऑप्शन में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पीपल ईट इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो क्या खाते थे? मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ दीज अबव। तो एंशिएंट टाइम में लोग ये सब कुछ खाते थे, ठीक है। उनको मतलब आज के टाइम की तरह अगर हम देखें तो आज सिटीज़ में हम राशन लेने के लिए दुकान में जाते हैं, हमारे पास मार्केट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में वो कहाँ से अपना फूड इकट्ठा करते थे? जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे वहाँ से वो अपना फूड जो थे वो इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे, शिकार करके अपना फूड इकट्ठा करते थे। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पीपल ऑफ अंडमान गेट देयर फूड। अंडमान के जो अंडमान में रहने वाले जो लोग थे वो किस तरह से अपने खाने को हासिल करते हैं, किस तरह से अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो बाय फिशिंग, बाय हंटिंग, बाय कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी सारा ही मतलब सही है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि वो फिशिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसके जो जितने भी जो भी इसके ऑप्शन थे वही इसका भी सेम रहेगा, क्योंकि ये भी इसी तरह से अपना जो खाना थे वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द सुलेमान एंड कीर्तिहार हिल्स। सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे हैं, हमारी पाकिस्तान में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, इराक में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, एक मिनट, ये रही, ये देखो, ये बताया था ना, ये पाकिस्तान है हमारा, ये इंडिया रहा और इंडिया से ये पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये रही सुलेमान और ये रही कीर्तिहार की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एनिसेंट टाइम में जो मगध था उसको अभी हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो हमने कहा था ना कि साउथ ऑफ गंगा एक सिटी थी पुराने समय में, उसको हम मगध कहते थे। तो आज के समय में हम उस जगह को क्या कहते हैं? जयपुर, बिहार, हिमाचल और दिल्ली। आज के समय में हम उसको कहते हैं बिहार, ठीक है। जो आज का जो एरिया है मगध का उसको हम बिहार कहते हैं। बिहार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पहले चैप्टर के, हमारी हिस्ट्री के। आई होप कि आप इस लेसन को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अभी हम इसी तरह से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे उसके एमसीक्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये एक तरह से हमारी रिवीजन भी होती जा रही है और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो होगा वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो है वो किसी हर लेक्चर की जो भी हम अपलोड करेंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ सके। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।